हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम बिहार जीविका 2025 के एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है वो छठी क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लास में ऑलरेडी जो ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट है, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। न सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर किया है, उसके साथ ही साथ हमने सैटरडे और संडे को हमने उस जो ग्रामीण विकास का जो 5 कंसेप्ट थे उस पे लगभग नहीं 100 प्रश्न हमने उसके किए हैं। 2 वीडियो में 100 प्रश्न भी किए हैं, ठीक है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसके साथ ही साथ आप अगर देखें तो हम डेली जो टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, मिक्स प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। 10 क्वेश्चंस का डेली मिक्स प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है। तो उससे भी लाभ मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है हमारी छठी क्लास है और 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। और रही बात क्लासेस की पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो खंड है हमारा दूसरा खंड है, ठीक है। दूसरा खंड है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, ठीक है। आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में है की गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं। तो हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स देखेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पहले हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो आज की जो स्कीम है हमारी वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा है, ठीक है। क्या है? तो मनरेगा है आज का हमारा। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मनरेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनरेगा होता क्या है, पहले जान लेते हैं कि मनरेगा है क्या। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नाम ध्यान रखना है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया था और एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना है और इसे अक्सर काम का अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले जो तो क्या था ना, 2005 में नरेगा आया था, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा नरेगा। उसे वर्ष 2006 में संशोधित करके, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि वर्ष 2006 में संशोधित करके मनरेगा कर दिया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिए गए थे, ठीक है। तो 5 में आया था जिसका नाम था नरेगा। तो ध्यान रखना है कि 5 में किस नाम से आया था? तो नरेगा नाम से आया था, जिसे वर्ष 2006 में संशोधित करके मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। और इसकी एक खास विशेषता क्या है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूछ सकता है, शहरी क्षेत्रों में या और कुछ डाल के पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करता है। और इससे क्या कहा जाता है, जो मनरेगा है वो क्या है? काम का अधिकार भी कहा जाता है। इसे अक्सर काम का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में चलते हुए इसको हम लास्ट में देखेंगे भी अच्छे से। अगर शॉर्ट में चले इसकी, तो इसका मुख्य उद्देश्य और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो अगर पहली बात करें तो रोजगार की कानूनी गारंटी, जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करता है और इसे क्या कहते हैं कि काम का अधिकार यानी ये काम के अधिकार से संबंधित है, यानी ये काम प्रोवाइड कराता है। तो पहली विशेषता क्या है कि रोजगार की कानूनी गारंटी। यह कानून प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, ध्यान रखना है कि ग्रामीण परिवार को, और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हैं। अकुशल शारीरिक श्रम का मतलब है जिसमें किसी कौशल की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें किसी स्किल्ड की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसमें विशेष किसी स्किल्ड की ज़रूरत नहीं। जैसे कोई कारपेंटर है या कोई जो लकड़ी का काम करता है या कोई सॉफ्टवेयर है, तो ये इसमें एक स्किल्ड होती है कि सॉफ्टवेयर से स्किल्ड या लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति ही उस काम को कर सकता है। तो वो क्या होता है कि वो कुशल शारीरिक श्रम होता है, जबकि अकुशल शारीरिक श्रम की इसमें बात की गई है। और शारीरिक श्रम का मतलब है मजदूरी। मजदूरी का मतलब ऐसा काम जिसमें आप अपने हाथ पैर, ठीक है,
का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर शारीरिक श्रम में यही होता है, और एक होता है जैसे आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो शारीरिक श्रम नहीं होता है, ठीक है, आपके शरीर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, उसमें मेंटल जो आपका जो मस्तिष्क है उसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अकुशल शारीरिक श्रम की बात करें, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम यानी एक साल में कम से कम 100 दिन का मजदूरी वाला रोज़गार देने की कानूनी गारंटी है। तो ध्यान रखना है कि कितने दिन की गारंटी दी गई इसमें, 100 दिन में, एक साल में 100 दिन अगर आपको इसमें काम चाहिए तो एक साल में। ऐसा नहीं है कि आपने काम मांगा, एक साल में 2 बार 3 बार मांगा तो आपको 2 बार 3 बार मिलेगा, नहीं, एक साल में आपको एक ही बार काम मिलेगा और 100 दिन का आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि रोज़गार की कानूनी गारंटी है। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य, यहाँ पे वयस्क सदस्य भी ध्यान रखना है कि वयस्क सदस्य सिर्फ होने चाहिए, अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी वाला रोज़गार देने की कानूनी गारंटी इसकी है। उसके बाद है दूसरा, मांग आधारित योजना। इसका मतलब क्या है? मांग आधारित योजना का मतलब है कि अगर आपने काम की डिमांड की है तभी आपको काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही काम दे दिया जाए कि नहीं चलिए काम कीजिए, नहीं। अगर आपने डिमांड की है कि मुझे काम चाहिए तभी आपको काम मिलेगा इस मनरेगा के तहत, ठीक है। तो मांग आधारित योजना है, यह योजना मांग आधारित है, जिसका मतलब है कि जब कोई परिवार काम की मांग करता है तभी उसे काम दिया जाएगा। जब कोई व्यक्ति काम की मांग करेगा तभी उसे काम दिया जाएगा, अदरवाइज उसे काम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, भले ही वो बेरोजगार क्यों ना हो। उसके बाद अगली विशेषता है विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन, ठीक है। इसका मतलब है क्या है कि मनरेगा का कार्यान्वयन मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि जो नीचे के लेवल होता है, नीचे का लेवल होता है, उस स्तर के लोग इसमें काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है, ठीक है, केंद्र पावर में होता है, राज्य सरकार पावर में होती है। वैसे ही इसमें विकेंद्रीकृत का मतलब है कि गांव, यानी जो सबसे नीचे का जो विभाग है वो इसमें काम करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मनरेगा का कार्यान्वयन मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखना है कि विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन इसकी दूसरी विशेषता है। उसके बाद है समान मजदूरी, यानी कह रहे हैं कि इस योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाती है। यानी अगर कोई महिला मनरेगा के तहत काम करती है तो उसको उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना एक पुरुष काम करता है उसको दिया जाएगा, यानी समान काम की समान मजदूरी की बात की गई। अगर आपको पता हो कि आर्टिकल जो अनुच्छेद होता है शायद 39 है, 39 का ए या बी है, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, कि ए है या बी है, उसमें क्या कहता है ना, उसमें कानूनी गारंटी दी गई है डीपीएसपी के तहत, जिसमें समान काम के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान किए गए। तो 39 है आर्टिकल, इतना मुझे याद है, और उसका कौन सा सब डिवीज़न है ये मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें भी यही बात की गई है, समान काम के लिए समान मजदूरी मनरेगा के तहत भी दिया जाएगा। उसके साथ है अगला फंक्शन है ठेकेदारों और मशीनों पर प्रतिबंध, यानी रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में ठेकेदारों और श्रम विस्थापन वाली मशीनों का उपयोग सख्त वर्जित है। ऐसा नहीं है कि किसी ठेकेदार के तहत आपको काम दे दिया जाएगा, नहीं, या आप मशीनों से काम करेंगे, नहीं। इसमें श्रम का मतलब कहा है, आपको ध्यान रखना है कि श्रम की बात की गई है, यानी शारीरिक श्रम की बात की गई। आपने ऊपर भी देखा, मैंने बताया भी कि शारीरिक श्रम की बात की, यानी मशीनों का इसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी व्यक्ति को ठेके पर दे सकते हैं कि वो काम कराए, ठीक है। तो इसकी ये अगली विशेषता थी। उसके बाद है मजदूरी और सामग्री का अनुपात, जो मजदूरी कितनी होगी और उस सामग्री का अनुपात क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि किए गए काम में मजदूरी और सामग्री की लागत एक निश्चित अनुपात में होती है। मजदूरी कितना होगा तो 60 होगा, और काम कितना होगा, सामग्री कितनी होगी तो 40 बनाए रखना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मजदूरी और सामग्री का अनुपात क्या होता है, 60 और 40 होता है आमतौर पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मजदूरी और सामग्री का एक निश्चित अनुपात कितना इसमें रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति जो है मनरेगा के तहत आवेदन कर सकता है काम के लिए, ठीक है। पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं पात्रता क्या है।
तो पात्रता यह है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है या उससे अधिक आयु का है, कोई भी भारतीय नागरिक, यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारतीय नागरिक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। क्या कह रहा है कि 18 वर्ष आयु तो एक होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और भारत का नागरिक भी होनी चाहिए, प्लस इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ऐसा नहीं हो कि शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति आकर मांगे, नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो और इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हो। तो ये 3 क्राइटेरिया इसकी हैं कि कौन व्यक्ति कर सकता है। एक तो 18 आयु होनी चाहिए, 18 प्लस इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद अगला फंक्शन है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पात्रता क्या है। उसके बाद बात करते हैं आवेदन। आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य, ध्यान रखना है कि वयस्क सदस्य अपने स्थानीय ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आपको पता है कि हर गांव में क्या होता है, हर गांव का एक पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है। उसमें अगर कोई काम चाहता है तो जाएगा, ग्राम पंचायत में जाएगा और आवेदन देगा कि उसे मनरेगा के तहत काम चाहिए, ठीक है। जॉब कार्ड के लिए आवेदन करेगा कि मुझे काम के लिए मनरेगा के तहत काम चाहिए, यानी जॉब कार्ड के लिए आवेदन करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। उसके बाद जॉब कार्ड क्या है? तो आवेदन के बाद ग्राम पंचायत 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी करता है। कितने दिनों के भीतर? 15 दिन के भीतर। कौन जारी करता है? तो ग्राम पंचायत जारी करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन जारी करता है? तो ग्राम पंचायत। और कितने दिनों के भीतर जारी करता है? तो 15 दिन के भीतर, यानी 15 दिन के अंदर अंदर उसे जॉब कार्ड जारी कर देना है। यह जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी परिवार को काम की मांग का अधिकार देता है, ठीक है। ध्यान रखना है, आवेदन यानी जॉब कार्ड क्या है, तो कौन जारी करता है? तो ग्राम पंचायत। और कितने दिनों के भीतर? यानी 15 दिनों के भीतर। अगर आपने आज जाके अपने ग्राम पंचायत में कहा कि आपको मनरेगा के तहत एक जॉब कार्ड चाहिए, यानी काम चाहिए, तो ग्राम पंचायत क्या करेगा? आपको 15 दिनों के अंदर अंदर, 15वें दिन से पहले आपको जॉब कार्ड जारी करके देगा, ठीक है। मान लीजिए अगर नहीं देता तो क्या होगा? जॉब कार्ड अगर आपको काम नहीं मिलता है 15 दिन के भीतर तो क्या होगा? तो आपको जो है बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। बेरोज़गारी भत्ता आपको मिलेगा। काम की मांग, जॉब कार्ड धारक व्यक्ति लिखित रूप में काम की मांग कर सकता है। यहाँ पे रखना है कि आप पूछ सकते हैं कि किस रूप में करता है, तो लिखित रूप में काम की मांग कर सकता है, जिससे उसे काम करने की दिनों की संख्या कम से कम 14 दिन का उल्लेख करना होगा, ठीक है। लिखित रूप से, यहाँ पे ध्यान रखना है, लिखित रूप से मांग कर सकता है जिससे उसे काम के दिनों की संख्या का उल्लेख करना, यानी 14 दिन, कम से कम 14 दिन का उसमें उल्लेख करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि उल्लेख करना पड़ता है, क्योंकि 15 दिन के भीतर उसको काम दिलाना है, ठीक है, ग्राम पंचायत को। तो उसमें डेट तो मेंशन, टाइम तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि कितने दिनों के अंदर आपको काम चाहिए, ठीक है। तो 14 दिन। अब बात करते हैं लाभ या प्रभाव। लाभ या प्रभाव का मतलब होता है कि जो मनरेगा है इसने जो ग्रामीण गरीबों को दूर करने के लिए कितना सहायक है, ठीक है, इसका क्या लाभ है, ठीक है। तो यही है उसका फंक्शन। गरीबी में कमी, आपको पता है उसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसमें देखिए आपको मैं दिखा दी पहले। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, यानी मैंने लिया मनरेगा को, स्कीम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को कम करने में क्या भूमिका या क्या कैसे रोल प्ले करती हैं ये बताना, उसके बाद उसकी विशेषता, ठीक है। तो विशेषता तो हमने देखा, आगे हम उसको और डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये फीचर जो कैसे ये गरीबी को कैसे ये ग्रामीण जो गरीबी है उसको कम करता है, ठीक है, मनरेगा। तो पहले यह गरीबी में कमी, इस योजना का लाभ या प्रभाव क्या है? तो गरीबी में कमी। यह योजना ग्रामीण गरीबों की आय का एक निश्चित स्रोत प्रदान करके गरीबी को कम करने में मदद करता है। आपको पता है कि इसके तहत 100 दिन तक का काम करने की गारंटी दी गई है, यानी एक व्यक्ति 100 दिनों तक काम करेगा, यानी 3 महीने 10 दिन मान ले तो वो काम करेगा, ठीक है। 10 या 15 दिन कुछ भी हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं कि इसमें अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसे साल भर काम नहीं मिलता है, ठीक है, अगर उसे साल भर काम नहीं मिलता है, लेकिन इस योजना के तहत उसे अगर महीने का साल का 100 दिन भी काम मिले
तो कुछ तो उसकी इनकम होगी। पहले जो उसकी इनकम थी वो ज़ीरो थी, क्योंकि उससे साल भर तो काम ही नहीं मिलता था। लेकिन अब इसमें क्या होगी कि उस एक मनरेगा के तहत उसे 100 दिन का काम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम होगी। ठीक है, तो इनकम होगी तो वो जो पैसा लाएगा वो अपने स्वास्थ्य पर या अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च करेगा। इससे क्या होगा, गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। यानी वो धीरे धीरे उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होती है तभी तो वो गरीबी रेखा में जाता है या गरीब हो जाता है। अगर आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल जो उसकी कंडीशन है अगर स्टेबल है या बढ़िया है तो वो गरीब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके तहत जो काम मिलता है, 100 दिन का काम मिलता है उसको, तो उससे क्या होता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने लगती है। ठीक है, क्योंकि उससे सुरक्षा है कि 100 दिन, कम से कम 100 दिन तो काम इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद है आजीविका की सुरक्षा। यह विशेष रूप से समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों की आजीविका को सुरक्षित करती है। आपको पता है कि विशेष रूप से जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं उनको काम नहीं मिल पाता है। ये वो इतने स्किल्ड नहीं होते हैं। ठीक है, उतने स्किल्ड नहीं होते हैं कि कोई भी काम वो कर सके, अनस्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके तहत अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं, जो जिसमें बहुत ज़्यादा कौशल के, जिसमें अकुशल श्रमिकों को इसमें काम दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि आजीविका की सुरक्षा होती है, क्योंकि स्किल्ड में तो आपके पास कोई स्किल्ड होनी चाहिए, किसी काम को करने के लिए स्किल्ड होनी चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर का काम है तो जो व्यक्ति कंप्यूटर में स्किल्ड लिया होगा वही तो कंप्यूटर का काम करेगा। जिसको इसका प्रशिक्षण ही नहीं मिलेगा वो क्या करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसकी आजीविका की सुरक्षा इसमें होती है, क्योंकि वो अनस्किल्ड होता है और इसमें अनस्किल्ड लोगों को ही 100 दिन का काम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है महिला सशक्तिकरण। इस योजना में कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है ना, कितना होना चाहिए, तो 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। यानी अगर मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत है, उसने 100 लोगों को काम दिया। ठीक है, 100 लोगों को इस योजना के तहत काम दिया, तो वो 100 लोगों में से कम 33 महिलाएं होना अनिवार्य है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कम से कम 33 महिलाएं इस योजना के तहत होना अनिवार्य है। यही ये कह रहा है कि इससे क्या होता है कि महिला से यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है और महिला सशक्तिकरण होता है। अगर मान लीजिए गांव की कोई महिला है, उसको, वो महिलाएं तो अक्सर गांव की क्या होता है, उनके पास कोई स्किल्ड नहीं होता है। ठीक है, एक तो वो अनएजुकेटेड होती हैं, यानी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पढ़ने वगैरह की इतनी छूट नहीं होती है, और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है फैमिली की वो भी इतनी बेटर नहीं होती है कि उन्हें पढ़ा सके और उन्हें स्किल्ड कर सके। तो क्या होती है कि वो अनस्किल्ड होती हैं, जिससे क्या होती है वो आय है या कहें कि रोज़गार उन्हें नहीं मिलता है। ठीक है, वो इनकम जनरेट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसके तहत उनको, अगर मान लीजिए कोई महिला है जो कभी काम नहीं किया, उससे अगर 100 दिन का काम मिल रहा है और उससे कुछ पैसे मिल रहे हैं इसके बदले, तो क्या होगा, उससे उसकी जो कंडीशन होगी, फाइनेंशियल कंडीशन, वो भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ उसका जो फैमिली में उसका स्टेटस है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, इसके साथ ही साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। अगला है कि समावेशी विकास। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति SC STs या विकलांग व्यक्ति है तो उसे इसमें जोड़कर उन लोगों को भी इसमें काम का अवसर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं होता है। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं, तो इसीलिए उनको भी इसमें, जो अनस्किल्ड है, जो SC STs या विकलांग व्यक्ति है जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं है, तो वो इसके तहत काम ले सकते हैं, जिससे क्या होता है, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला है कि बुनियादी ढांचा और परिसंपत्ति का निर्माण। ठीक है, बुनियादी ढांचा और परिसंपत्ति का निर्माण। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें, नहर, तालाब और कुएं जैसी टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियां बनती हैं। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है और संपत्ति का निर्माण होता है, परिसंपत्ति का निर्माण होता है, क्योंकि
गांव में क्या होता है, सड़कें बनती है, नहरें बनेंगे, तालाब कुएं, यही खुदाई वगैरह होती है और इससे में उनको काम मिलता है, या पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं उसमें उनको काम मिलता है। ठीक है, तो इसके तहत बुनियादी ढांचे और परिसंपत्ति का निर्माण होता है। उसके बाद है पलायन पर रोक। ये अपने गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान करके रोजगार की तलाश में शहरों की ओर होने वाले पलायन को कम करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, उससे गांव में काम नहीं मिलता था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, शहरों की ओर जाएगा क्योंकि वहाँ पे काम उसको उपलब्ध है। तो मनरेगा के तहत क्या किया जाएगा, अगर उससे 100 दिन का काम गाँव में मिल रहा है तो वो पलायन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, पलायन पर रोक लगेगी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं थी या इसका लाभ या प्रभाव बात करें, जो ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद करता है। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण प्रावधान और सुरक्षा क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या कि समयबद्ध रोजगार है। समयबद्ध रोजगार का मतलब इसमें टाइम है कि इतने टाइम के भीतर आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, काम के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ध्यान रखना है, यहाँ पे अनिवार्य है। यानी अगर कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है ग्राम पंचायत के पास तो उसे 15 दिनों के भीतर काम कराना अनिवार्य है, काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है, अन्यथा उसे क्या करना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होता है। ठीक है, दूसरा है कार्यस्थल की सुविधा। काम करने की जगह पर पीने का पानी, छाया और प्राथमिक चिकित्साएं जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम दे दिया गया और वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है या धूप में ही है, छाया वगैरह नहीं है। ठीक है, और प्राथमिक चिकित्सा यानी कुछ अगर उसको होता है काम के दौरान तो उसे कोई हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो कार्यस्थल पे ये सारी सुविधाएं उसको मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा, छाया मिलेगा और प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति वहाँ पे काम करेगा मनरेगा के तहत, वहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके लिए उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, उसके बाद है कार्यस्थल का स्थान। अब कितनी दूरी पर उसे काम मिलेगा, तो काम आवेदन के निवास से 5 किलोमीटर, ध्यान रखना है कि 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका घर यहाँ से है, यहाँ पे है, और आपके घर के यहाँ से 5 किलोमीटर के एरिया में, चारों तरफ में 5 किलोमीटर के एरिया में ही, इसके अंदर ही आपको काम दिया जाएगा, इससे बाहर आपको काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके गांव के 5 किलोमीटर या आपके घर के 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको मनरेगा के तहत काम प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका कार्यस्थल इससे दूर नहीं होना चाहिए। यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूर है तो अतिरिक्त यात्रा और निर्वाह भत्ता दिया जाता है। मान लीजिए 5 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर है जहाँ पे आपको काम करने जाना है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अतिरिक्त यात्रा, यानी आपको उसके लिए यात्रा खर्च जो है अतिरिक्त ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके साथ साथ निर्वाह भत्ता और बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला है पारदर्शिता और जवाबदेही। मनरेगा में सामाजिक ऑडिट यानी सोशल ऑडिट एक अनिवार्य विशेषता है जो इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यहाँ पे सोशल जो होता है, मनरेगा होता है, उसमें सोशल ऑडिटिंग की जाती है। ठीक है, सोशल ऑडिटिंग में क्या होता है ना कि जो भी उसके अपडेट्स, जैसे कहते हैं अपडेट्स वगैरह इसकी दी जाती रहती है कि कौन काम कर रहा है या कैसे काम हो रहा है, इसकी ऑडिटिंग की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी मेन जो विशेषताएं हैं, खास तौर पे जो लिखना है हमें या जो पूछा है उसकी विशेषता, फीचर्स। ये तो हमने ऊपर उसके जो फंक्शंस थे उसको देखा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने मनरेगा है, भारत में गरीबी कम करने के उद्देश्य एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। ठीक है, ये ग्रामीण परिवारों को काम का अधिकार की गारंटी देता है, एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है और अस्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा ऊपर सारी ये चीज़ें सारी देखी कि मनरेगा के तहत क्या क्या होता है और इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। हालांकि हमने ऊपर इसकी विशेषताएं देखी हैं तो वो उसको समझाने के लिए था, पॉइंट टू पॉइंट चलता है वो है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपने देखा कि ख़ास तौर पे इसमें पूछा है इसकी विशेषता के बारे में,
मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इस पर अलग, एक तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए ये जो विशेषताएं थी ना, ये पॉवर्टी एलिवेशन के लिए थी। अब बात कर लेते हैं इनकी मेन विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, एक तो है काम का कानूनी अधिकार, हमने ऊपर देखा लीगल राइट टू वर्क। मनरेगा एक मांग आधारित योजना, हमने ऊपर देखा है कि मांग आधारित है, न कि आवंटन आधारित। इसमें बांटा नहीं जाता है, बल्कि अगर आपने मांगा है तभी आपको मिलेगा, प्रसाद नहीं है कि सभी को मिलेगा, जो मांगेगा उसी को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, उन्हें काम प्रदान किया जाना चाहिए। यह प्रावधान रोजगार को एक कानूनी अधिकार बनाता है, और यदि मांग के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता का हकदार होता है, ठीक है। तो ये इसकी पहली विशेषता है, हमने इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो पहला विशेषता क्या है, काम का कानूनी अधिकार, और ये सारी इसकी अंदर की विशेषताएं। उसके बाद है गारंटी शुदा रोजगार की मजदूरी, यानी गारंटेड एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए मजदूरी रोजगार गारंटी देती है। मजदूरी राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर तय की जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मजदूरी होती है ना, राज्य में जो तय की गई है कृषि मजदूरी के लिए, वही मजदूरी इनको दी जाती है मनरेगा में, ठीक है। और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सीधे श्रमिकों के बैंक या डाक खातों में भुगतान किया जाता है। और यह अधिनियम पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। तो जो उनके पैसे दिए जाते हैं ना, जो ये उनकी सैलरी आती है मनरेगा के तहत, उनके या तो खाते में आएगा या डाकघर के माध्यम से उनको डाकघर खाते में आता है, ठीक है। तो बैंक के खाते में आएगा या डाकघर के खाते में आता है, तो ध्यान रखना है। और इसमें 100 दिन की काम उनको दिया जाएगा। उसके बाद है विकेंद्रीकृत शासन, यानी डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। हमने ऊपर भी देखा कि मनरेगा को विकेंद्रीकरण पर एक मजबूत जोर के साथ लागू किया गया है। यह योजना पंचायती राज संस्थानों को कार्यों की योजना कार्यान्वयन निगरानी में नेतृत्व करने का अधिकार देता है। ग्राम सभा यानी गांव की सभा की सिफारिशों के आधार पर कम से कम 50% ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि परसेंटेज कितना है, तो 50% है। तो ये पूछ सकता है कि जो ग्राम सभा है उसकी सिफारिश के आधार पर कम से कम 50% काम ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है परिसंपत्ति का निर्माण। मनरेगा के तहत किया गया काम केवल रोजगार के लिए ही नहीं है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण के बारे में भी है। ध्यान उन परियोजनाओं पर है जो प्राकृतिक संसाधन आधार में सुधार करते हैं, जैसे कि जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, भूमि और ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे सड़कें और नहर, रोजगार और संपत्ति के निर्माण में। इस दोहरे उद्देश्य से दीर्घकालिक ग्रामीण विकास में योगदान होता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, ये दीर्घकालिक जो जैसे सड़क बनेंगी तो वो लंबे टाइम के लिए होंगी, ठीक है। नहर बनेगा और जल संरक्षण के लिए जो काम किया जाएगा, इससे कह रहे हैं कि ये सिर्फ रोजगार प्रदान करने के लिए ही नहीं है, बल्कि गांव में एक स्थायी संपत्ति जो पंचायत के पास होती है, स्थायी संपत्ति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है, ठीक है। अगला है सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण, सोशल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट। इस योजना को स्वलक्ष्यकरण यानी सेल्फ टारगेटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका अर्थ है, यानी सेल्फ टारगेटिंग का क्या अर्थ है कि यह समाज के सबसे गरीब और सबसे वंचित वर्गों को आकर्षित करती है। इसमें यह गारंटी देकर सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान है कि कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छोटे या सीमांत किसानों के लिए भी काम को प्राथमिकता देता है और उनमें सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता में योगदान देता है, ठीक है। तो इसमें कौन काम कर सकता है, आपको पता है कि गांव का जो है सबसे गरीब व्यक्ति या सबसे वंचित वर्ग के व्यक्ति जो अकुशल श्रमिक है वो इसमें काम करने के लिए होता है। और वुमेन्स के लिए 1/3 यानी 33% क्या किया गया है, रिजर्वेशन है, यानी उतनी वुमेन्स इसमें होनी चाहिए।
उसके बाद देख लेते हैं पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मनरेगा में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई विशेषताएं शामिल हैं। यह सभी कार्यों और खर्चों की निगरानी के लिए ग्राम सभा द्वारा आयोजित सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट्स को अनिवार्य करता है। ठीक है। ऑनलाइन पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और संपत्तियों की जियो टैगिंग का उपयोग भी धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस थे। अगर बात कर लें कि ऊपर छूट गया है कि केंद्र सरकार जो है इसमें कितना रोल प्ले करती है और राज्य सरकार कितना खर्च वहन करती है। तो केंद्र सरकार जो है अकुशल श्रम लागत का 100%, ध्यान रखना है कि 100%, और सामग्री लागत का 75% जो है वहन करती है, और जबकि राज्य सरकार शेष 25% सामग्री लागत का वहन करती है। यानी जो अकुशल श्रमिकों हैं उनको जो वेतन दिया जाएगा कौन देता है, तो केंद्र सरकार देती है 100%, जबकि जो सामग्री उसमें यूज की जाएगी उसका 75% केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार देगी। ठीक है। तो ये उसकी जो आंकड़े हैं कि कौन कितना अपना योगदान देता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है तो ऑब्वियस सी बात है कि केंद्र सरकार का जो योगदान ज़्यादा होगा, राज्य सरकार का कम होगा। हालांकि राज्य सरकार इसमें 25% अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि जो पंचायतें होती हैं वो केंद्र सरकार के अंदर ही आती हैं। ठीक है। तो ये था जो मनरेगा के तहत उसकी विशेषताएं, मनरेगा क्या है, ठीक है, ये स्कीम क्या है, कैसे रोल प्ले करता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या, और ये गरीबी को ख़त्म करने या कम करने में कैसे रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ों को हमने इसमें देखा है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।